नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थी। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? ओके, गुड मॉर्निंग। आ जाइए। तो जैसा कि आप सभी को विदित है दोस्तों, डेली रात आपकी सुबह 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे दोस्तों इनकम टैक्स की एक टेस्ट सीरीज आप लोगों की शुरू की गई है, जिसमें मैं डेली आपको 25 प्रश्नों के माध्यम से इनकम टैक्स की तैयारी आपको कराऊंगा। ये कक्षा दोस्तों कॉमर्स के नेट जेआरएफ विद्यार्थियों के साथ साथ दोस्तों एबीएसटी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी और जेवीएन जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थी सबके लिए दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर बिल्कुल दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। अच्छा, अब टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बातों पर चर्चा करेंगे आगे। देखो आगे की बात अपन करते हैं दोस्तों। अगला ए वाला अपने 25 तक पर्सन हमने हो चुके थे। 25 आगे 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। हम ठीक है सर, आप कैसे? मैं ठीक हूँ दोस्तों। आगे, निम्न में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है? मतलब जिसके ऊपर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, यानी जिसको इनकम के अंतर्गत शामिल नहीं करते। देखो, महंगाई भत्ता, आप जानते हो कि महंगाई भत्ते को दोस्तों एकदम मस्त आप देखो, महंगाई भत्ता जो होता है मित्रों, डीएनएस अलाउंस जो होता है वो आपका टैक्सेबल होता है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। ये सैलरी का पार्ट होता है। हाउस रेंट अलाउंस, ओके, हाउस रेंट अलाउंस भी दोस्त आप जानते हो टैक्सेबल होता है। यानी हाउस रेंट अलाउंस होता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। यानी कि इसका कुछ पार्ट एग्जम्प्ट होता है। लेकिन डीएनएस अलाउंस जो आपका विदेशी भत्ता होता है, जो आपका फॉरेन अलाउंस होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती है। ये एग्जम्प्ट होता है मित्रों ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का कोई फॉरेन अलाउंस अगर मिलता है, तो उस केस में दोस्तों पूरी तरह से कर मुक्त होता है। ओके, यानी दोस्तों ये अगर बात करें ओनली, तो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए दोस्तों ये कर मुक्त होता है, बाकी किसी एम्प्लॉय के लिए कर मुक्त नहीं होता। ये केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है? कर मुक्त होता है, बाकी किसी भी एम्प्लॉयज के लिए कर मुक्त नहीं होता। ओके मित्रों, और ये अलाउंस मिलता है दोस्तों भारत से बाहर सेवा करने के संदर्भ में दिया जाता है। भारत से बाहर सेवा करने के संदर्भ में दिया जाता है। ओके मित्रों, यहां तक की बात। और हाउस रेंट अलाउंस जो एग्जम्प्ट होता है वो धारा 10 से 13A के अंतर्गत अप टू 10% ऑफ सैलरी तक वो एग्जम्प्ट हो सकता है दोस्तों। ओके, 10% की सैलरी तक एग्जम्प्ट हो सकता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। अगला प्रश्न, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम कितनी है? देखो, मनोरंजन भत्ते की कटौती, तो मनोरंजन भत्ते की कटौती का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16(2) में दी गई है। और आप जानते हो कि मनोरंजन भत्ता जो होता है वो एक तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है फॉर ऑल एम्प्लॉय। ये सभी एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है, यानी फॉर ऑल एम्प्लॉय। यानी ये भत्ता जब किसी को मिलता है मित्रों, तो ये सभी एम्प्लॉयज के लिए दोस्तों फुल्ली टैक्सेबल होता है। सर ये टेस्ट सीरीज किस मोनिका बेटा, ये आपकी इनकम टैक्स की टेस्ट सीरीज के नाम से एक फोल्डर है। वैसे इनकम टैक्स की टेस्ट सीरीज का दो फोल्डर है, तो जो पुराना फोल्डर है एक आपको तो इनकम टैक्स टेस्ट सीरीज के नाम से दो फोल्डर आपको मिलेंगे। तो ये दोस्तों पहले वाले फोल्डर मिलेगी, आप थोड़ा चेक कर लेना। आपके दोस्तों स्लेब आपके जो कोर्स के अंदर इनकम टैक्स टेस्ट सीरीज के नाम से दो फोल्डर बने हुए हैं, तो आप एक फोल्डर में देख लेना, आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनकम टैक्स टेस्ट सीरीज के नाम से दो फोल्डर है, जिनमें से एक फोल्डर में आपको एक कक्षा मिल जाएगी। ठीक है, आगे तो मनोरंजन भत्ता जो होता है मित्रों वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है मित्रों सभी एम्प्लॉय के लिए। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसकी 205,000 रुपए तक की इसको छूट दी जाती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5,000 रुपए तक की छूट मिलती है, अतः 5,000 रुपए तक दोस्तों ये अलाउंस क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। यानी इसके लिए बता दो कि धारा 16(2) में मनोरंजन भत्ते की कटौती के संबंध में क्या कहा गया कि एक्चुअल अलाउंस कितना है, एक्चुअल अलाउंस कितना रिसीव हुआ, एक्चुअल में कितना अलाउंस रिसीव हुआ, उसका 20% ऑफ बेसिक सैलरी, सैलरी का आपका 20% ले लिया जाएगा और रुपीज आ जाएगा 5,000। ओके, विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी कम होगा, अर्थात 5,000 रुपए तक की अधिकतम छूट है, इससे ज्यादा की छूट आप लोग नहीं ले सकते। ओके, बहुत अच्छा। अगला है तो सकल वेतन में कटौती मिलती है। देखो, सकल वेतन में कटौती का प्रावधान जो है वो धारा 16 में दिया गया, धारा 16 में दिया गया।
जिसमें धारा 16(1) की जब बात करता हूँ तो वहाँ पर तो दोस्तों मानक कटौती की बात की गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की गई है। ओके, और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कटौती मिलेगी अप टू ₹50,000 तक की। ओके, सेकंड नंबर पे धारा 16(2) में दी गई है दोस्तों आप लोगों की मनोरंजन भत्ता, मनोरंजन भत्ते की कटौती, मनोरंजन भत्ते की कटौती जो अप टू कितनी होती है, ₹5,000 तक की होती है। और एक होती है दोस्तों आपका टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की छूट, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की छूट होती है, अर्थात रोजगार पर टैक्स की बात, रोजगार कर की बात होती है। तो इसका मतलब सकल वेतन में से, सकल वेतन में से कटौती मिलती है दोस्तों किसके, मनोरंजन भत्ते की। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस को दोस्तों सकल भत्ते में से घटा दिया जाता है, अर्थात एंटरटेनमेंट जो अलाउंस होता है उसको सकल वेतन में से घटा दिया जाता है। मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है कितनी, ₹50,000 तक की। मनोरंजन भत्ते की कटौती होती है ₹5,000 तक की। और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाती है तो मनोरंजन भत्ते की कटौती आपको दी जाती है। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती आपको यहाँ पर दी जाएगी। ओके, बता आगे तो ये बात भी आप लोगों को आ जाएगी। अच्छा अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात हो रहा है यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत है गलत है गलत, मैंने गलत कर दिया, गलत है, ये मनोरंजन कर है, नहीं नहीं, व्यवसाय कर की कटौती मिलती है, व्यवसाय कर की कटौती मिलती है, सॉरी दोस्तों, ए आंसर होगा, क्योंकि टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की कटौती मिलती है, मनोरंजन भत्ते की कटौती मिलती है, कर की कटौती नहीं मिलती, सॉरी सॉरी। ओके, मनोरंजन कर की कटौती नहीं मिलती, मनोरंजन भत्ते की कटौती मिलती है, ऐसे एग्जाम में तुमसे गलत करा देगा। तो ग्रॉस सैलरी में से 3 तरह की कटौती होती है, एक तो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती होती है जो 50,000 तक होती है, एक मनोरंजन भत्ते की कटौती होती है जो 5,000 तक होती है, और एक टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की कटौती यानी व्यवसाय कर की कटौती होती है। तो आगे क्लियर। अगला, वेतन में क्या क्या शामिल होता है, तो आप जानते हो वेतन के अंदर जो मजदूरी को भी शामिल करते हैं, वेतन में पेंशन को भी शामिल करते हैं, और बिक्री और कमीशन को भी शामिल करते हैं, बोनस को भी शामिल किया जाता है, लेकिन भुगतान प्राप्ति पर, भुगतान प्राप्त, जब बोनस को भुगतान होगा तो ही उसको सैलरी में शामिल किया जाएगा। अगर बोनस को ड्यू किया जाता है, बोनस को ड्यू किया जाता है तो उस बोनस की कटौती उसको सैलरी में शामिल अपन नहीं करेंगे। तो अपन जानते हैं सैलरी के अंदर दोस्तों आपकी मजदूरी भी आती है, पेंशन भी आती है, विक्रय पर कमीशन भी आता है, बोनस भी आता है, लेकिन मेरा बोनस को दोस्तों तभी करें, ओके, वास्तव में बोनस जब प्राप्त होता है तो ही उसे सैलरी में प्राप्त किया जाएगा। अगर बोनस को केवल ड्यू किया गया है और रिसीव अभी तक नहीं हुआ तो उसे सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, यानी बोनस प्राप्त, एक्चुअल में बोनस रिसीव होने पर ही सैलरी का पार्ट होगा, ड्यू बेसिस पर बोनस सैलरी का पार्ट नहीं होगा। अगला, वेतन में शामिल होता है, वेतन में शामिल किया जाता है, तो ये बता देगा कि वेतन के अंदर दोस्तों किन किन चीज़ों को शामिल है, नगद प्राप्तियाँ, ओके, यानी नगद में जो भी कुछ मिलता है, चाहे वो दोस्तों आपकी सैलरी हो, चाहे वो अलाउंस हो, चाहे बोनस हो, चाहे कमीशन हो, अनुलाभ परक्यूटिज, अगर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मिलती, मकान रहने की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, या दोस्तों वाउचर की सुविधा, या और भी कई प्रकार की सुविधाओं को भी दोस्तों सैलरी में शामिल करें। वेतन के स्थान पर अगर कोई बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें आपकी चाहे ग्रेजुटी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे कंपनसेशन हो, चाहे लीव एंड सैलरी हो, ये सब दोस्तों सैलरी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अर्थात अनुलाभ में, अनुलाभ का मतलब फैसिलिटी, जैसे मान लो मकान रहने की सुविधा मिलती हो, होटल में रहने की सुविधा मिलती हो, अगर कम दर पर लोन की सुविधा मिलती हो, या क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती हो, मोटर कार की सुविधा मिलती हो, मेडिकल की सुविधा मिलती हो, ये सब अनुलाभ जो है मित्रों ये वेतन के अंतर्गत शामिल होता है। और वेतन के स्थान पर लाभ, जिसमें आपकी ग्रेजुटी, जिसमें आपका पेंशन, जिसमें आपका वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें कंपनसेशन, जिसमें लीव एंड सैलरी, ये सब के सब दोस्तों आपकी सैलरी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। इन सभी मदों को सैलरी का पार्ट माना जाता है। अगला आगे आता है, देखो मैं तो मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा दोस्तों, ओके, मैं स्पीड में आपको दिखाऊंगा। सर कमीशन भी तो रिसीव बेस, नहीं बेटा कमीशन रिसीव बेस पे नहीं होता, कमीशन तो आपका सैलरी का पार्ट होता है, उसके बाद परसेंट, सैलरी परसेंटेज के आधार पर टैक्स, सैलरी परसेंटेज के आधार पर चलता है मित्रों के। तो यहाँ पर मैंने कहा जो सैलरी जो होती है वो परसेंटेज के आधार पर चलती है, और बोनस को सैलरी का पार्ट तभी माना जाता है जब वो एक्चुअल में रिसीव होता है। जब तक बोनस अपने को रिसीव नहीं होगा तब तक दोस्तों उसे सैलरी का पार्ट अपन नहीं मानेंगे दोस्तों। ओके, आगे परक्यूटिस वगैरह आ जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है मित्रों, मनोरंजन भत्ते की छूट कौन से कर्मचारी को मिलती है। मैं बता चुका मित्रों, आयकर अधिनियम 1961 की धारा
16(2) में मनोरंजन भत्ते की जो छूट मिलती है वो अप टू मिलती है 5,000 रुपए तक के लिए, और वो केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। मनोरंजन भत्ता कर योग्य भत्ता होता है सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी हो। लेकिन मनोरंजन भत्ते की जो छूट मिलती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो छूट मिलती है, वो इनकम टैक्स की धारा 216(2) के तहत केवल और केवल सरकारी कर्मचारी को दी जाती है, जिसमें सैलरी का 20% और मैक्सिमम 5,000 रुपए तक की कटौती मिलेगी। इससे ज्यादा की कटौती उसे नहीं दी जाती। तो मनोरंजन भत्ता एक कर योग्य भत्ता है सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी हो। लेकिन मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है केवल और केवल गवर्नमेंट कर्मचारी को, यानी गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है। आगे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, इसको होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड यानी आरपीएफ खाते में जमा ब्याज कर मुक्त कितना होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड खाते के अंदर जो राशि जमा होती है उस पर जो ब्याज जो होता है, ब्याज जो मिलता है वो कितने परसेंटेज तक दोस्तों होता है, तो 9.5% तक तो एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद जो भी मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा दोस्तों। आगे ठीक है। आगे अब मेरी बात को सुनना, मैंने कहा दोस्तों कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड खाते में जो राशि जमा होती है उस राशि पर जो ब्याज अपने को मिलता है वो 9.5% तक तो एग्जम्प्ट होगा। उसके बाद का जो भी ब्याज होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, यानी दोस्तों 9.5% तक के ब्याज पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, अतः उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद जितना भी ब्याज होगा वो पूरा टैक्सेबल होगा, सैलरी का पार्ट होगा। कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता का मकान रहने को दिया गया। क्या बात है, नियोक्ता का मकान रहने को दिया गया। इसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की सुविधा। ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन की सुविधा। मेरी बात सुना तो देखो, इसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की सुविधा जो होती है मित्रों। अब देखो ये सुविधा दो प्रकार से दी जा सकती है, या तो मकान खुद मालिक का हो या मकान उसने किराए पर लेकर दिया हो। अगर वो मकान मालिक का है, अगर वो मकान मालिक का है अर्थात उस मकान का स्वामी मालिक है, तो वहां की जनसंख्या के आधार पर दोस्तों उसकी फैसिलिटी की कैलकुलेशन की जाती है। अर्थात अगर वो मकान मालिक का है, अगर वो मकान मालिक का है तो वहां की जनसंख्या को आधार मानकर उसकी सुविधा का मूल्य ज्ञात किया जाएगा मेरे लाडलो। और मैं कह दूं मेरे प्यारे साथियों, अगर जनसंख्या दोस्तों 10 लाख से अधिक यानी अप टू 10 लाख तक है, अगर वहां की जनसंख्या 10 लाख तक है तब तो दोस्तों 7.5% ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी का 7.5% जो है वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या 10 से लेकर 25 लाख तक के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी माना जाएगा। ओके, और यदि 25 लाख से भी ज़्यादा की जनसंख्या वहाँ पर है तो वहाँ पर दोस्तों 15% ऑफ सैलरी उस मकान की सुविधा की वैल्यू मानी जाएगी। मैं बता चुका, मैं कई बार क्लियर कर चुका मित्रों। तो यहाँ पर आंसर होगा मित्रों वेतन का 10%। अरे भाई वेतन का जो 10% होगा, वेतन का जो 10%, देखो मित्रों अगर कोई भी मालिक, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान रहने की सुविधा देता है तो उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो मकान उस स्वामी का हो या मकान स्वामी का नहीं हो। अगर मकान स्वामी का है अर्थात उस एम्प्लॉयर का मकान है, उस कंपनी का मकान है, तो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर उस सुविधा का मूल्य ज्ञात किया जाता है। अगर वहाँ की जनसंख्या जहाँ पर मकान मिल रहा है वहाँ की जनसंख्या 10 लाख तक कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी की सुविधा को माना जाएगा। 10 से लेकर 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी माना जाएगा, और 25 लाख से भी अगर ज़्यादा है वहाँ की जनसंख्या तो 15% ऑफ सैलरी जो है वो आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की सुविधा मानी जाएगी। और काम की बात सुना, इस सुविधा के बदले में अगर कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है, इस सुविधा के बदले में कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो उसे सुविधा के मूल्य में से माइनस कर दिया जाएगा। और ये सुविधा दोस्तों सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए क्या होती है, कर योग्य होती है मेरे लाडलो। समझ में आ गया कि सबको अच्छे से। आगे फिर बात करते हैं माली मतलब जो गार्डनर होता है, माली की सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है। किनके लिए कर योग्य होता है मित्रों, ये बात आपको समझने आनी चाहिए कि माली की सुविधा का मूल्य कर योग्य कौन से कर्मचारियों के लिए होता है मित्रों।
प्रत्येक कर्मचारी के लिए, या विशिष्ट कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए, डायरेक्टर के लिए। तो माली की सुविधा अगर किसी कर्मचारी को मिलती है तो वो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। अब तुम कहोगे सर विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं? विशिष्ट कर्मचारी वो कर्मचारी होते हैं जो 3 शर्तों में से अगर एक भी शर्त को पूरा कर लेता है। वो निम्नलिखित 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा कर लेता है, या तो वह कंपनी का क्या हो, संचालक हो, या तो कंपनी का क्या होना चाहिए, तो या तो कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए मित्रों के, या कंपनी में उसका सारवान हित हो, कंपनी में उसका सारवान हित हो, सारवान हित हो, अर्थात दोस्तों 20% मताधिकार उसके पास होना चाहिए। दोस्तों ये सारे टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखे, आप लोग अभी तो देखो अभी आपका एग्जाम नज़दीक है, तो अब तो मैं दोस्तों आपको केवल और केवल दोस्तों बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से ही आपकी तैयारी कराऊंगा। कंटेंट मैंने पूरा पहले ही ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो कंपनी में उसका सारवान हित हो या वो कंपनी का संचालक हो। तीसरे नंबर की बात करते हैं, उसकी मौद्रिक इनकम जो है वो 50,000 से अधिक हो, 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक हो, अर्थात उसकी प्रीवियस ईयर में मॉनेटरी टैक्सेबल जो इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी शर्त वो पूरी कर लेता है, इन तीनों में से कोई भी शर्त अगर वो पूरी कर लेता है तो उस कर्मचारी को विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, और माली की सुविधा जो दी जाती है वो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है मित्रों के। आगे अगला, नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत पर 1200 रुपये प्रति माह, 1200 रुपये प्रति माह, 1200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, यानी 1200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की बात आती है, तो प्रति बच्चे की बात आती है। कर्मचारी के लिए बच्चे की निःशुल्क शिक्षा के लिए कर योग्य मूल्य कितना होगा, कर योग्य मूल्य कितना होगा, तो कर योग्य मूल्य कितना होगा। बच्चों के, कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा के संबंध में बात की जा रही है कि कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाने को लेकर यहाँ पर आपके सामने बात आ रही है कि कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाने के लेकर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सुविधा आ रही है कि कर्मचारी के बच्चों को अगर पढ़ाए, कि कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाने की बात आती है, कर्मचारी के, तो नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, कर्मचारी के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कर योग्य मूल्य की राशि कितनी होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताइए दोस्तों कितना होगा, कर योग्य मूल्य कितना होगा। ओके कितना बताओ, कमेंट कर दो जल्दी, बताओ कमेंट करके, देख रहा कौन आंसर है। मैंने आपको एजुकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी दे रखी थी। एजुकेशन फैसिलिटी को लेकर जितनी भी जानकारी आपको दी गई थी उस जानकारी के आधार पर बताना कि एजुकेशन फैसिलिटी के आधार पर कितनी रहेगी, एजुकेशन फैसिलिटी के आधार पर दोस्तों कितनी जानकारी रहेगी। दोस्तों ये आपके सामने आ जाएगा कि एजुकेशन फैसिलिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा है, तो कर्मचारी के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा के लिए कर योग्य मूल्य होगा 1200 रुपये प्रति माह। कितना होगा, 1200 रुपये प्रति माह होगा। तो कितना होगा, 1200 रुपये प्रति माह होगा, यानी जितना वो वहन करेगा। देखो मित्रों सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात होता है, तो आपको यहाँ पर लॉजिकल बात आपको बता देता हूँ मित्रों। लॉजिकल बात देखो, कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा। अब देखो अगर नियोक्ता के द्वारा संचालित या प्रशिक्षण संस्थान है, अगर वो संस्थान नियोक्ता का है तो उस स्थिति में तो 1000 रुपये प्रति माह से अधिक न, 1000 रुपये प्रति माह तक उसका कर मुक्त होगा, 1000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। लेकिन अगर वो मकान नियोक्ता का नहीं है दोस्तों, तो उस स्थिति में जितना नियोक्ता ने चुकाया है वो पूरा का पूरा कर योग्य होगा। जितना चुका दिया दोस्तों वो पूरा का पूरा कर योग्य होगा। यहाँ पर इस चीज़ को समझ जाना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो। और ये सुविधा जो होती है, ये सुविधा दोस्तों जो मिलती है वो विशिष्ट कर्मचारी के बच्चों, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। अगर नियोक्ता का संचालित है, अगर वो संस्थान नियोक्ता का है जहाँ पर कर्मचारी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तब तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, 1000 रुपये प्रति माह तक एग्जम्प्ट होगा और उसके बाद की अमाउंट टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर दोस्तों वो संस्थान नियोक्ता का नहीं है दोस्तों, तो उस स्थिति में दोस्तों नियोक्ता ने जितना पैसा वसूल मतलब वहन किया है, नियोक्ता ने जितना पैसा चुकाया है वो पूरा का पूरा पैसा दोस्तों कर योग्य होगा। तो 1200 रुपये प्रति माह कर योग्य होगा। तो समझ आएगी मेरा। तो देखो, और ये सुविधा दोस्तों विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी,
अगर संस्थान नियोक्ता का खुद का है तब तो 1000 रुपये तक तो एग्जम्प्ट होगा, उसके बाद की अमाउंट टैक्सेबल होगी। अगर वो संस्थान नियोक्ता का नहीं है तो उस स्थिति में दोस्तों अगर बात करें तो उस स्थिति की बात करें तो उस स्थिति में मेरे प्यारे साथियों वो सुविधा जो होगी वो जितना नियोक्ता वहन करेगा वहां तक होगी। क्लियर? अब इसको सुनना दोस्तों, मतलब आगे देखो, यहां पर मैं एक बात को और समझाता हूं, कंफ्यूज तुम्हारा दूर कर देता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। शिक्षा सुविधा देखो, शिक्षा सुविधा में तो दोस्तों एक कहा जाता है अगर संस्थान संस्थान नियोक्ता का है, अगर संस्थान नियोक्ता का है तब तो दोस्तों अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक आपका एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट होगा अर्थात उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको सैलरी में शामिल। और यह सुविधा केवल और केवल विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगी। यह सुविधा केवल विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए। लेकिन संस्थान अगर नियोक्ता का नहीं है तो जितना नियोक्ता ने पैसा वसूल किया है, मतलब वहन किया है, वो पूरा कर योग्य होगा। और वो दोस्तों सभी कर्मचारियों के लिए करोगा, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो, हर कैटेगरी के कर्मचारी के ऊपर उसे लागू किया जाएगा। अतः दोस्तों अगर बात है, ठीक है, हर कैटेगरी का कर्मचारी लागू करेगा। निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति कर मुक्त होती है। तो कि निजी चिकित्सालय की बात करते हैं, अगर प्राइवेट चिकित्सालय में दोस्तों कर मुक्त होती है तो कर मुक्त दोस्तों आप निजी चिकित्सालय, मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर बात करो कि निजी चिकित्सालय की अगर बिलों की बात करते हैं, यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप लोगों के सामने कि मैंने कहा दोस्तों कि निजी प्राइवेट हॉस्पिटल के बिलों की प्रतिपुष्टि कर मुक्त होती है। तो दोस्तों क्या होती है? शून्य होती है। तो क्या होती है? तो शून्य होती। क्या होती है? तो शून्य होती। क्या होती है? तो शून्य होती है। ओके, तो मैंने कहा प्राइवेट से हॉस्पिटल्स के बिलों की प्रतिपूर्ति कर क्या होती है? कर मुक्त होती। क्या होती है? कर मुक्त होती है, शून्य होती है। ये रहा शून्य होती है। अगला, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है तो ये क्या होता है? तो हाउस रेंट पूर्णतः कर मुक्त होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है, बड़े शहरों में कर मुक्त होता है या सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होता है। तो आप जानते हैं हाउस रेंट अलाउंस की धारा कौन सी है? धारा 10 से 13A के तहत जो होता है वो अपना एक सीमा तक कर मुक्त होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है। और उसके बाद तो इसका अच्छा, इसके एग्जम्प्ट अमाउंट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ, मतलब एक्चुअल में कितना एचआरए उसको कर्मचारी को मिलता है। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर रेंट पेड, रेंट कितना पेड करता है वो, माइनस करते 10% ऑफ सैलरी, और या करेंगे 40% या 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो भी कम आती है, विच एवर इज लेस, इन तीनों से जो भी कम आएगी वो अमाउंट क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी, बाकी अमाउंट टैक्स हो जाएगी। अगर उस कर्मचारी को मकान, अगर उस कर्मचारी को मकान मेट्रो सिटी में मिलता है, अर्थात अगर उसको मकान मिलता है कहाँ पर? मुंबई में मिलता है, अगर उसको मकान दिल्ली में मिलता है, अगर उसको मकान कोलकाता में मिलता है, या उसको मकान चेन्नई में मिलता है, तो वहाँ पर तो सैलरी का कितना परसेंट लेगा? 50% ऑफ सैलरी तक दोस्तों एचआरए एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, अगर मकान मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता में मिलता है तो 50% ऑफ सैलरी तक मकान क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, ये बात है। तो एक सीमा तक कर मुक्त होता है धारा 10 से 13A के आधार पर। एक्चुअल में एचआरए कितना रिसीव हुआ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40% या 50% ऑफ सैलरी, इन तीनों से जो भी अमाउंट कम आती है दोस्तों वहां तक एचआरए क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। अगला आता है मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य खर्चों के संबंध में कटौती की मात्रा कितनी है मित्रों? बहुत ओके, कटौती की मात्रा कितनी है? तो मित्रों आप जानते हो ये डिडक्शन जो मिलती है ना वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24 के तहत दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी पर डिडक्शन दी जाती है। धारा 24 में हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन दी जाती है, जिसमें कहा गया है मित्रों कि जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है दोस्तों, जिसको आप स्टेचुरी डिडक्शन बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो तो स्टेचुरी डिडक्शन बोलते हो, स्टेचुरी डिडक्शन उसको कहते हैं, स्टेचुरी डिडक्शन कहते हो। वो क्या होती है आपकी जो एनएबी होती है, एनएबी नेट एनुअल वैल्यू का कितना परसेंट होती है? 30% तक होती है। नेट एनुअल वैल्यू के 30% तक की उसको कटौती दी जाती है। अर्थात मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर दोस्तों जो कटौती मिलती है वो कटौती मिलती है स्टेचुरी डिडक्शन, अर्थात वैधानिक कटौती मिलती है। और वैधानिक कटौती जो मिलती है वो नेट एनुअल वैल्यू का 30% मिलती है। लेकिन देखो जाना, लेकिन अगर मैं कह दूं मित्रों कि अगर
अगर नेट एनुअल वैल्यू मित्रों शून्य है तो ये कटौती नहीं मिलेगी। नेट एनुअल वैल्यू अगर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो दोस्तों ये कटौती भी आपको नहीं दी जाएगी। और यदि मान लो डूबत किराए की वसूली के समय अगर कोई डूबत किराए की वसूली अगर किसी भी प्रकार का डूबा हुआ किराया वसूल होता है तो उस केस में भी दोस्तों ये डिडक्शन नहीं मिलती। ये इसके कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों। ठीक है आगे, तो आगे ठीक है, चेन्नई होगा, चेन्नई आगे। तो देखो मित्रों, मैंने क्या कहा कि अगर नेट एनुअल वैल्यू आपकी जीरो है, नेट एनुअल वैल्यू आपकी नेगेटिव है, या डूबा हुआ किराया अपने को मिलता है, तो उस केस में दोस्तों ये 30% की डिडक्शन नहीं मिलती। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आयकर अधिनियम 1961 की बात करो, आयकर अधिनियम 1961 की अगर बात करो तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत ये कहा जाता है कि धारा जो 24 होती है, धारा 24 के तहत जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू होती है, उस नेट एनुअल वैल्यू का दोस्तों 30% अपने को डिडक्शन मिलती है। 30% की क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। ओके, लेकिन अगर नेट एनुअल वैल्यू जीरो है, नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव है, या डूबत किराए की वसूली की बात आती है, तो उस केस में दोस्तों ये डिडक्शन नहीं दी जाती। उस केस में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो ये प्रश्न याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी परिस्थितियों में आपकी वैधानिक कटौती नहीं दी जाती। तो अगर नेट एनुअल वैल्यू शून्य होती है, नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव होती है, या डूबत किराए की वसूली की बात आती है, तो इन सभी परिस्थितियों में दोस्तों नेट ये स्टैच्यूटरी डिडक्शन नहीं मिलती, अर्थात वैधानिक कटौती नहीं मिलती। क्लियर? अगला, सुरेश ने मई 2018 में ऋण लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा। ओके, स्वयं का मकान ले रहा है, तो स्वयं के मकान ले रहा। गत वर्ष 2018-19-20 में ऋण पर 2,10,000 का ब्याज दिया। ओके, मकान संपत्ति कटौती करने में कटौती कितनी होगी? सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा मित्रों, यहाँ पर कि कटौती कितनी होगी, ये प्रश्न आप लोगों के सामने है मित्रों। तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी जो लोन है वो 31 मार्च 1999 के बाद, अगर कोई भी मकान 31 मार्च 1999 के पश्चात लिया है, तो वहां पर मैक्सिमम कटौती कितनी होगी दोस्तों? 2 लाख रुपए तक की कटौती मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन पर। इंटरेस्ट ऑन लोन पर कोई मकान जो है मित्रों, मकान खरीदने के लिए अगर आपने पैसा लिया है, कब दोस्तों? आफ्टर 31 मार्च 1999, 31 मार्च 1999 से पहले लिया तो 2 लाख की कटौती है। लेकिन अगर दोस्तों 31 मार्च 1999 से पहले अगर लिया होता तो दोस्तों कितनी छूट मिलती? 30,000 रुपये तक की छूट मिलती। तो इंटरेस्ट की कटौती कितनी मिलती है? 30,000 की मिलती है। ओके, और ये स्वयं के रहने के मकान के संबंध में होती है, स्वयं के रहने के मकान के संबंध में कटौती दी जाती है। ओके, समझ में आ गया कि तो अगर 31 मार्च 1999 से पहले मकान लिया होता तो वहाँ पर इंटरेस्ट की कटौती 30,000 मिलती, और 31 मार्च 1999 के पश्चात लोगे तो 2 लाख रुपए तक मिलेगी। अगर मित्रों ये मान लो 2,10,000 ना होकर 1,80,000 रुपए होता तो 1,80,000 की छूट मिलती। लेकिन यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा है तो 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इससे ज़्यादा की छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी, इससे ज़्यादा की कोई भी छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगला, भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती के लिए अनुमान्य किस्तें कितनी और कितने किस्तों में उसको चुकाना पड़ता है? सब जानते हैं मित्रों, आप जानते हो, समझते हो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24(2) के तहत इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती मिलती है, और ये छूट 5 वर्षों में 5 किस्तों में दी जाती है। 5 वर्षों में 5 किस्तों में दी जाती है। देखिए मित्रों, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा, पता है दोस्तों, क्योंकि अपने को 17 तारीख तक दोस्तों 250 से भी ज़्यादा प्रश्न अपने को करने, जिससे आपकी इनकम टैक्स का जो डर है ना छू मंतर हो जाए। ओके, 17 तारीख तक अपने को कॉस्ट अकाउंटिंग के भी 250 प्रश्न करने, मैंने मतलब बहुत कुछ पढ़ना यार, बहुत कुछ पढ़ना यार। इस बार एग्जाम को क्रैक करके रहना दोस्तों, खूब पढ़ना है। तो भवन निर्माण से पहले पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती होगी 5 वर्षों में 5 किस्तों में। 5 वर्षों में कितने किस्तों में? 5 किस्तों में होगी। आगे, स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण हेतु, देखो सुना, नवीनीकरण की बात करा, खरीदने की बात नहीं करा, खरीदने की या बनाने की बात नहीं करा, केवल उसका रिकंस्ट्रक्शन कराने की बात कर रहा है। और ये बात करा दोस्तों 2019-20 में
मतलब 31 मार्च के बाद लिया है, तो 1,20,000 का ब्याज है, तो मकान पर कटौती मिलेगी 30,000 रुपए की। अब सुनना मित्रों, तुम कहोगे सर ये इंटरेस्ट और लोन की कटौती 30,000 की कब कब मिलती है? इसके लिए दो शर्तें हैं। इसके लिए दो शर्तें। पहली शर्त, यदि लोन यदि लोन 31 मार्च 1999 से पहले लिया गया हो। या तो लोन दोस्तों 31 मार्च 1999 से पहले लिया गया हो तो 30,000 की छूट मिलेगी। दूसरी शर्त, अगर लोन 31 मार्च 1999 के बाद लिया है, लेकिन क्यों लिया है? केवल नवीनीकरण कराने के लिए, खरीदने के लिए या बनाने के लिए नहीं, तो उस केस में भी छूट कितनी मिलेगी? 30,000 रुपए की मिलेगी। कौन सी धारा के तहत? धारा 24(2) के तहत। मेरी बात दिमाग में घुसी क्या? तो दोस्तों मकान पर लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती 30,000 रुपए भी मिलती है और 2 लाख मिलती है। 30,000 की कटौती तो तब मिलती है जब या तो लोन 31 मार्च 1999 से पहले लिया हो, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए लिया हो, चाहे वो बनाना खरीदना कुछ भी करना हो, या तो ओके, या मकान का जो लोन है वो 31 मार्च 1999 के बाद लिया हो, लेकिन क्यों लिया है? मकान का रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए, मकान का नवीनीकरण कराने के लिए, तो भी 30,000 की छूट मिलेगी। ओके, लेकिन अगर मकान बन अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मकान बनाने के लिए लेता या मकान खरीदने के लिए लेता, अगर यही प्रश्न होता और ये कहता कि स्वयं के रहने के मकान बनाने के लिए लोन लिया होता, तो छूट मिलती 1,20,000 की। क्यों? क्योंकि 2 लाख तक की छूट मिलेगी, जबकि ब्याज तो 1,20,000 का ही है, तो 1,20,000 तक की छूट मिल जाती अगर ये मकान नवीनीकरण के लिए ना होकर खरीदने के लिए या बनाने के लिए होता तो। अरे 2 लाख रुपए तक मिलती, 2 लाख रुपए तक है, ब्याज तो 1,20,000 ही है, 2 लाख रुपए तक मिलती है, लेकिन ब्याज जब 1,20,000 है तो छूट भी 1,20,000 की ही मिलेगी। बताओ, मैं तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? ओके, आ गया था। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 23(2)(b) में वर्णित है, अगर कोई मकान खाली रहता है, वेकेंट रहता है, मतलब पूरे साल भर मकान खाली रहता है, तो उस मकान का वार्षिक मूल्य क्या होगा? तो सिंपल से शून्य होगा। और पूरा मकान शून्य होगा तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर स्टैंड डिडक्शन मिलेगी नहीं भाई, स्टैंड डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो अगर कोई मकान पूरे वर्ष खाली पड़ा रहता है, अगर कोई मकान पूरे साल तक खाली पड़ा रहता है, तो उस केस में उसका वार्षिक मूल्य क्या होता है? उस मकान का वार्षिक मूल्य यानी एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसकी 0 होती है। आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का मतलब क्या होता है? आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का मतलब क्या होता है? रहने का मकान, कार्यालय के उपयोग हेतु मकान, गोदाम, मकान में ये सभी शामिल है। बिल्कुल दोस्तों। तो देखो, आप जानते हो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के तहत कोई भी इनकम तभी टैक्सेबल होती है जब मकान हो। अब वो मकान रहने का भी हो सकता है, वो कार्यालय के उपयोग हेतु भी काम में ले सकते हैं, उसका गोदाम में भी काम लेते हैं। तो मकान के अंतर्गत सभी प्रकार के मकानों को शामिल किया गया, यानी मकान के अंतर्गत दोस्तों पहले, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई भी इनकम टैक्सेबल होगी, उसके लिए सबसे पहली शर्त है मकान का होना जरूरी है। मकान का होना जरूरी, जब तक मकान नहीं होगा दोस्तों, यानी मकान का होना जरूरी है। मकान नहीं तो दोस्तों फिर हाउस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। तो मकान का होना जरूरी है। अगला, किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर, ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, किराए पर दोस्तों, किराए पर उठाया गया, तो किराए पर उठाए गए मकान की बात आ रही है। स्वयं रहने का मकान नहीं दोस्तों, ये खुद के रहने का मकान नहीं है, ये वो मकान है जो किराए पर उठाया है। मकान के निर्माण के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती कितनी होगी? कोई लिमिट नहीं है। जो 30,000 की लिमिट और जो 50,000 की जो 30,000 की और जो 2 लाख की जो लिमिट है ना, वो लिमिट केवल और केवल स्वयं के उपयोग हेतु लिए गए मकान के लिए। कोई मकान जो स्वयं के उपयोग के लिए काम में लिया जाता है, उसकी एनएबी क्या होती है? 0 होती है, ये सब जानते हैं। उस पर एनएबी 0 होती है और उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0 होती है। उस पर केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलती है, और वहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या आती है? नेगेटिव आती है। कौन? जब मकान स्वयं के रहने के काम में लिया जाता है। क्योंकि सीधी बात है, जब मकान स्वयं के रहने के काम में लिया जाएगा तो उस मकान की नेट एनुअल वैल्यू 0 होगी।
ओके। और उसमें दोस्तों जब नेट एनुअल वैल्यू जीरो होगी तो उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाएगी, उस पर केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी, जो भी 30,000 या 2 लाख जो भी कंडीशन होगी उस आधार पर मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई मकान किराए पर उठाया गया या किराए पर दिया गया, वहां पर इंटरेस्ट है 50 हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, कितना भी हो, वहां पर अधिकतम छूट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है। ओके, बड़ा प्यारा सा प्रश्न। तो स्वयं के उपयोग के यानी खुद के उपयोग के व्यापार में काम में आने वाले मकान की इनकम क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के मकान की बात कर रहा है, अपने स्वयं के व्यापार में अपना मकान काम में ले रहा है, तो उस केस में दोस्तों वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ना बनकर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम बन जाती है। वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ना बनकर बिजनेस एंड प्रोफेशन में बन जाती है। ये बात आपको ध्यान, इसका मतलब दोस्तों ये ध्यान में तो कि यदि करदाता दोस्तों व्यापार करता है तो ऐसा और वो ऐसा व्यापार करता है जो व्यापार की इनकम कर योग्य होती है, तो दोस्तों इस ओके, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम व्यापार की इनकम होगी, अन्यथा दोस्तों अन्य साधनों की इनकम होगी, उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, स्वयं के रहने के मकान का, देखो सुना, यहां पर आ रहा है स्वयं के रहने के मकान, तो जो मकान स्वयं के रहने का होता है उसकी नेट एनुअल वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, तो उसकी स्टैंड डिडक्शन भी क्या होगी? जीरो होगी। तो मकान 2011 में क्रय किया जिस पर दोस्तों 9,75,000 रुपये का लोन लिया, ब्याज की कटौती होगी, जबकि गत वर्ष में ब्याज 1,50,000 ड्यू है। ओके, 1,50,000 का ब्याज ड्यू है, तो कटौती कितनी मिलेगी? तो भाई साहब 1,50,000 की मिलेगी, क्योंकि 2 लाख रुपए तक की कटौती मिलेगी, तो 2 लाख रुपए तक की कटौती आप ले सकते हो। ओके, 2 लाख रुपए तक की कटौती ले सकते हो, क्योंकि मकान जो है वो खरीदने के लिए बनाया है और 31 मार्च 1999 के बाद का लोन है ये। अगला प्रश्न, स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य क्या होता है? तो वार्षिक मूल्य क्या होता है? जीरो होता है दोस्तों। स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य जीरो होता है, और जो मकान स्वयं के रहने का होता है उस पर दोस्तों वैधानिक कटौती नहीं मिलती। ओके, बता के तो मतलब स्वयं, मैंने कहा कि स्वयं के रहने के मकान का जो वार्षिक मूल्य है वो जीरो होता है, और स्वयं के रहने वाले मकान पर जो है वो वैधानिक कटौती नहीं मिलती, अर्थात जो 30% की जो वैधानिक कटौती होती है वो वैधानिक कटौती नहीं दी जाती। ये बात आपको समझ आगे। कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं होती? तो देखो, अगर कोई फार्म हाउस है, फार्म हाउस की इनकम दोस्तों मकान संपत्ति में कर योग्य नहीं होती। राजा का कोई महल है, वो भी इनकम दोस्तों मकान प्रॉपर्टी में नहीं आता। या बिजनेस का कोई बिल्डिंग है, वो भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो बिजनेस चला जाता है। तो ये सभी वो मकान है दोस्तों जिनकी, यानी कोई अगर मान लो फार्म हाउस से कोई इनकम होती है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होती। अगर राजा के महल से कोई इनकम होती है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होती। अगर व्यापारिक भवन से, बिजनेस की किस बिल्डिंग से कोई इनकम होती है, तो दोस्तों वो इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आती। अगला प्रश्न, एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य कितना दे रखा है? 1,20,000 दे रखा है। इस मकान के बराबर के स्वयं स्वामी बी और सी है, तो बी की सब मकान संपत्ति से इनकम कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो, तो आप जानते हो यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,20,000 की दे रखी है। इसमें से अपन 30% की क्या लगाएंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाएंगे या स्टेचुरी डिडक्शन लगाएंगे। तो 1,20,000 ये हो गया 36,000 हो जाएगा दोस्तों। 36,000 की बात आ जाएगी तो दोस्तों ये आ जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा आपका 8, 84,000। तो इसका मतलब इस मकान की इनकम 84,000 होगी। इस इनकम को 2 भागों में बांट देंगे, बी और सी में, तो 42,000 तो मिल जाएंगे बी को और 42,000 मिल जाएंगे सी को। तो इस प्रकार से 42,000 की इनकम किसकी हो जाएगी? बी की हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य कितना देगा? 1,20,000 दे रखा है। इस 1,20,000 में से आप जानते हो धारा 24(2) के तहत 200 स्टेचुरी डिडक्शन मिलती है, वो कितनी मिलेगी? 30%। तो 1,20,000 का 30% 36,000। तो बताओ इस मकान की इनकम कितनी होगी? इनकम होगी 84,000। इस 84,000 को ए और बी दो आधा बांट लेंगे तो 42,000 बी को और 42,000 सी को मिल जाएगा। बात खत्म, 150 रामायण खत्म। अगला प्रश्न, एक मकान का वार्षिक मूल्य कितना दे रखा है? 40,000 दे रखा है। धारा 24(a) के अंतर्गत वैधानिक कटौती कितनी मिलेगी? आ जाओ मित्रों, देखो सभी जानते हैं कि नेट एनुअल वैल्यू कितनी दे रखी है? 40,000 की दे रखी है। इस पर आप जानते हो मित्रों धारा 24(a) बोलो या 1 बोलो,
30% की वैधानिक कटौती मिलती है। तो कटौती कितनी होगी, 12,000 की होगी तो 12,000 की कटौती होगी, कितनी होगी, 12,000 की कटौती हो जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम हो जाएगी दोस्तों आपकी 28,000 की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने करा दिए। डेली देखो मैंने वादा किया था आपका, डेली दोस्तों दोपहर के 12:30 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक दोस्तों आप लोगों को मैं 25 प्रश्न कराऊंगा दोस्तों लगातार 10 दिन तक, और 250 प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा। दोस्तों मैं इसको रिवीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनकम टैक्स आपको 2-3 बार पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको इनकम टैक्स पूरी डिटेल में भी पढ़ा दी, इनकम टैक्स की मैंने टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी। तो बताओ मित्रों मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस या नो, पहले ये बताओ सभी को मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ इस बार आप सभी लोगों का जेआरएफ होगा या नहीं होगा? बताओ इस बार आप लोगों को जेआरएफ का प्रमाण पत्र लेकर मेरे लाइव सेमिनार में सबको जुड़ना है। इस बार आपको जेआरएफ का प्रमाण पत्र लेना है और लाइव से लाइव में आपको जुड़ना है, मतलब लाइव से मैं। ओके, अच्छा दोस्तों स्पीड में थोड़ी तेज रखूंगा, स्पीड में थोड़ी तेज रखूंगा क्योंकि मित्रों समय कम है और अपने को पढ़ना बहुत है। और आप लोगों ने पढ़ रखा है, केवल रिकॉल कर रहे हैं। 2 बजे आज क्लास होगी क्या? नहीं बेटा आज क्लास नहीं होगी, मैं बता दूंगा जब भी क्लास होगी। अब क्लास रात को एक तो रात को होगी 11:30, और जब भी होगी मैं बता दूंगा, ठीक है? अपने मूड पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगी अच्छे से। ओके, थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे साथियों।